हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोदाई क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर में इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर वाली सीरीज के अंतर्गत अर्थात कि फाउंडेशन कोर्स में इंग्लिश लैंग्वेज वाले सेशन में आज हमारी एक नई पोइम होने वाली है जिस पर हम डिस्कस करेंगे द वंडर दैट वाज इंडिया, जिसका हिंदी अनुवाद होता है आश्चर्य जो भारत था। आश्चर्य जो भारत था, जो कि दोस्तों LS भाषम साहब के द्वारा लिखित है। आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। और आज का सेशन भी इससे पहले की जो क्लासेस हुई है उन्हीं की तरह होगा दोस्तों। पहले हम इसकी पोइम जो है उस पोइम को डिस्कस करेंगे, उसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, बेहतर तरीके से समझेंगे और उसके बाद में लास्ट में दोस्तों जो है हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों पर भी डिस्कस करेंगे। जो है इस सेशन से अर्थात कि इस चैप्टर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे इंपॉर्टेंट, उन सभी क्वेश्चन आंसरों पर डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ में इसकी कुछ शब्दावलियों को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का बेहतर तरीके से सेशन दोस्तों। और पूरी उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इस पूरी सीरीज जो है ना प्रारंभ से ही काफी पसंद आ रही होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी होगी, क्योंकि जिस तरह से हम एनालाइज कर रहे हैं कोई भी ये नहीं बोल सकता कि सर यहाँ सेशन में हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं। बिल्कुल इंग्लिश का बर्डन साइड में करके मैं यहां पर यह बताने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों कि इंग्लिश को भी आप अपने अन्य सब्जेक्टों की तरह पढ़ सकते हैं, जैसे मैं यहां पर आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, है ना। कुछ जरूरत नहीं है, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, अगर आप इंग्लिश में वीक है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अन्य विषयों की तरह इसकी भी तैयारी कर सकते हो। लेकिन मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है दोस्तों कि आप लोग ऐसा ना समझे कि ये ऑप्शनल है, फाउंडेशन कोर्स में है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे बस कर आएंगे, तो ऐसा ना सोचे। बल्कि अगर आपके सिलेबस में इसको दिया गया है ना, तो आप ये सोचिए कि ये आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है। प्रत्येक पोइम के पीछे, इसमें पोइम दी गई है आपको 5 पोइम आपको पढ़नी है, तो 5 उसके पीछे क्या उद्देश्य है पढ़ाने का। तो मेरे दोस्तों उन जो पोइम आपको दी गई ना, उन पोइम का अर्थ समझते चलिएगा। सिर्फ 10 मिनट एक्स्ट्रा लगते, इससे ज्यादा समय नहीं लगता है। वो क्वेश्चन आंसर तो आपको करने ही होंगे, लेकिन जब आप पोइम को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं उसके बाद अगर क्वेश्चन आंसर लगाते हैं ना, तो आपका ये पूरा चैप्टर होता है बहुत इजी हो जाता है। और जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ डिस्कस करवा रहा हूँ यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, बल्कि इससे बाहर भी अगर कोई क्वेश्चन आता है और अगर आपने इसकी स्टोरी अच्छे से समझ ली, तो उन क्वेश्चनों का आंसर भी आप बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी के साथ लगा पाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी तक जो है हम ये 3 प्रकार जो पोइम थी इन पर हम डिस्कस कंप्लीटली कर चुके हैं, इस पर कंप्लीट सेशन हमारे हो चुके हैं। आज के सेशन में द वंडर दैट वाज इंडिया पर डिस्कस करेंगे और लास्ट सेशन इस यूनिट के अंतर्गत होगा हमारा परपेस टू द महाभारत पर। क्लियर है? तो इस प्रकार से आज के बाद में एक सेशन और होगा जो कि डायरेक्टली इसी यूनिट का होगा, यूनिट फर्स्ट का होगा। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। आज का सेशन शुरू करते हैं और शुरू करेंगे हम डायरेक्टली पोइम से। क्लियर है? वंडर दैट वाज इंडिया, इस वाली पोइम को भी पिछली पोइम की तरह ही डिस्कस करने वाले हैं, कुछ भी नया नहीं होगा, डोंट वरी। और कहीं से कहीं तक कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं रहेगी। ध्यान से सुनना आपको यह है, पढ़ना कैसे है उस पर फोकस कीजिए। पोइम आपको दी गई है, पोइम को मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में दोस्तों, दोनों में ही मैं आपके सामने इसको प्रेजेंट कर रहा हूं। कहीं पर किसी शब्द के साथ में अगर समस्या आती है तो आप उसको हूबहू हिंदी में भी देख सकते हैं, पर पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ही, जो कि आपको सर्च करने में समस्या नहीं आएगी। और बेसिकली दोस्तों मैं यहाँ पर एक एक शब्द को एक्सप्लेन करूंगा, जिससे कि आपको पूरी स्टोरी जो है ना, बिल्कुल एक कहानी के रूप में पूरी स्टोरी एज इट इज समझ आ जाए। ठीक है ना? चलिए शुरुआत करते हैं, शुरू करते हैं। बस फोकस्ड होकर के सुनते रहिए, समझते रहिए। कुछ भी नोट डाउन करने की आपको आवश्यकता नहीं है, कुछ भी नोट डाउन करने की आवश्यकता नहीं है। इवन मैं बोलूंगा कि नोट्स बनाने तक की आपको जरूरत नहीं है। सेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अब नोट्स बनानी कैसी है, और एक ही दिन में आप कंप्लीट सब्जेक्ट की नोट्स बना लोगे, पूरी तरह से सटीक रूप से आप बना पाओगे, है ना। एक देखिए, एक नोट्स ऐसी जिसका आप रिवीजन बेहतर तरीके से लगा सके जब 4-5 दिन एग्जाम में रहते हैं तब, तो उसके लिए मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूं जिसका रिवीजन आप लगा सकते हैं, है ना। और एक नोट्स ऐसी भी होती है जो आपको हालांकि बनानी चाहिए अगर आप अवेयर है एजुकेशन को लेकर के, तो एक नोट्स ऐसी होती है जिसको 2-3 घंटे पहले अगर आप रिवीजन लगाने बैठे तो पूरे सब्जेक्ट का रिवीजन एक नजर में हो जाए। उसको बोलते हैं अति लघुत्री प्रकृति की नोट्स, है ना, जिसमें बिल्कुल शॉर्ट में टर्म दी गई होती है। वो नोट्स कैसे बनाते हैं वो मैं आपको सेशन कंप्लीट जब हो जाएगा उसके बाद समझाऊंगा, ताकि पूरे सेशन पर आप एक सटीक नोट्स बना सके। मुश्किल से 2 या 3 पेजेस की वो नोट्स होगी जिसमें पूरा सब्जेक्ट कवर हो जाएगा।
चलिए, तो बाकी बातें तो कंटिन्यू चलती रहेगी, होती रहेगी। शुरू करते हैं अपना सेशन। आइए ध्यान देना दोस्तों, एक एक शब्द पर ध्यान देना, एक एक शब्द का अर्थ समझते चलिएगा। बेसिकली तो यहां पर देखिए, वैसे तो मैंने हिंदी में दिया हुआ है यहां पर, जहां से आप लेकर के समझ सकते हैं इसको, है ना। देखिए, हिंदू सिविलाइजेशन विल रिटेन इट्स कंटिन्यूटी। क्या कहा जा रहा है? हिंदू सिविलाइजेशन, हिंदू सभ्यता विल रिटेन इट्स कंटिन्यूटी, हमेशा बनी रहेगी, है ना। विल रिटेन कंटिन्यूटी, निरंतर बनी रहेगी। क्लियर है? द भगवद गीता, उपनिषद, महाभारत एंड रामायण विल ऑलवेज प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन मेंस लाइफ। मनुष्य के जीवन में भगवद गीता, उपनिषद, महाभारत और रामायण जैसे जो शास्त्र हैं, जो धर्म ग्रंथ हैं, ये मनुष्य के जीवन में अपना रोल अदा करते रहेंगे। द यूजलेस प्रैक्टिस, द यूजलेस प्रैक्टिस अर्थात कि संस्कृति की खोखली मान्यताएं, द यूजलेस प्रैक्टिस ऑफ एशियंट इंडियन कल्चर, प्राचीन भारतीय संस्कृति की जो खोखली परंपराएं थी, जो खोखली मान्यताएं थी, हैज ऑलरेडी बीन रिमूव्ड, लगभग समाप्त हो चुकी है। लगभग समाप्त मतलब खत्म हो चुकी है। इंडिया इज चेंजिंग विद द टाइम फॉर गुड, भारत अच्छे समय के लिए अच्छा बदलाव कर रहा है। बट लेकिन फिर भी द कल्चर ट्रेडिशन कंटिन्यूअस एंड इज नॉट लॉस्ट, लेकिन फिर भी अपने आप में बदलाव करने के बावजूद भारत अपनी जो ट्रेडिशन है, जो कल्चर है, जो सभ्यता है, उसको निरंतर बनाए हुए है और हमेशा बनाए रखेगा। नेक्स्ट पैराग्राफ में आइए। इंडिया हैज टोटली इन्फ्लुएंस्ड, इंडिया हैज टोटली इन्फ्लुएंस्ड द होल ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। भारतीय संस्कृति ने, कहें कि भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया को जो है प्रभावित किया है, अत्यधिक प्रभावित किया है। टोटली इन्फ्लुएंस्ड, इन्फ्लुएंस्ड मतलब प्रभावित करना, है ना। तो भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया को प्रभावित किया है। संस्कृत वॉज द ऑफिशियल लैंग्वेज, संस्कृत उस समय ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करती थी। संस्कृत संपूर्ण जो कामकाज के कार्य जो हुआ करते थे वो संस्कृत भाषा में हुआ करते थे। नॉर्थवर्ड इंडियन कल्चर इन्फ्लुएंस स्प्रेड थ्रू सेंट्रल एशिया टू चाइना। उत्तर की अगर हम बात करें तो भारतीय संस्कृति जो रही है दोस्तों, सेंट्रल एशिया से, मध्य एशिया से चीन तक जो है उसने अपना प्रभाव जमाया है। या ऐसा कहें कि सेंट्रल मध्य एशिया से चीन तक जो है भारतीय सभ्यता ने प्रभावित, इस पूरे क्षेत्र को प्रभावित किया है, समग्र रूप से प्रभावित किया है। प्रेवियसली पहले कॉन्टेक्ट बिटवीन चाइना एंड इंडिया वाज नॉट स्ट्रॉन्ग। पहले जो है भारत और चीन के मध्य जो संबंध थे वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे। बट सम 2000 ईयर्स एगो, लेकिन 2000 साल पहले जब हैन एम्पायर बिगन टू स्प्रेड, जब हैन एम्पायर जो है अपना विस्तार करने लगा, फैलने लगा, तो उस समय भारत और चीन के संबंध रियली मीट अर्थात कि स्ट्रॉन्ग होने लग गए, प्रगाढ़ हुए। बताइए क्या इतनी स्टोरी में इन शब्दों के ट्रांसलेशन में कहीं से कहीं तक कोई समस्या आई दोस्तों? अब क्या इन शब्दों को समझने में कोई समस्या आएगी आप लोगों को? एक एक शब्द का, एक एक लाइन का अर्थ मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन किया। बस कहानी, प्रत्येक पोइम जो होती है ना, बिल्कुल कहानी ही होती है, उसको उसी की भाषा में समझिए। जब समझ ना आए तो शब्द का ट्रांसलेट कीजिए, हिंदी में ढूंढ लीजिए, जो भी आपकी भाषा उस भाषा में ढूंढ लीजिए। ढूंढने के बाद अगर आप उसका ट्रांसलेट करके अगर आप उसको समझने का प्रयास करोगे, लेकिन उसी भाषा में, उसी मूल भाषा में समझने का प्रयास करोगे, तो वो स्टोरी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। और अगर आपने एक बार स्टोरी को अच्छे समझ लिया तो फिर क्वेश्चन आंसर फिर कौन सी बड़ी बात है, आसानी से लगा पाओगे आप लोग। ठीक है ना? एक बार मैं और रिवाइज करवा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है ना? आगे कहानी अब आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, प्रैक्टिकल ब्लेजिंग, ध्यान देना एक एक शब्द पर। प्रैक्टिकल ब्लेजिंग ऑफ इंडिया, भारत का प्रैक्टिकल ब्लेजिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि व्यवहारिक जो आशीर्वाद मिला भारत को, भारत पर व्यवहारिक आशीर्वाद क्या है? देखिए ध्यान देना, प्रैक्टिकल ब्लेजिंग ऑफ इंडिया ऑन द वर्ल्ड आर राइस, कॉटन, स्पाइस, डेसिमल नंबर्स सिस्टम एक्सेट्रा।
कहने का अर्थ यह है कि भारत ने व्यवहारिक जो आशीर्वाद प्राप्त किया है, जिसके कारण उसने विश्व में अपनी धाक जमाई है, अपना स्थान बनाया है, ऐसा जो आशीर्वाद रहा है भारत पर वो रहा है चावल, रुई, कॉटन, मसाले और डेसिमल नंबर्स जो भारत ने दुनिया को दिए हैं। तो राइस, कॉटन, स्पाइस और डेसिमल नंबर जो है भारत ने दुनिया को दिया है और ये भारत के लिए एक बड़ा आशीर्वाद से कम नहीं है। वेस्ट पश्चिम है ना, वेस्ट दैट मीन्स पश्चिम। वेस्ट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी इंडियन थिंकर्स। पश्चिम भी जो है भारतीय विद्वानों से कई प्रकार से प्रभावित रहा है और पश्चिम को जिन विद्वानों ने प्रभावित किया है उनमें प्रमुख नाम है रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और गांधी जी। और इनके अलावा और भी कई विद्वान हैं जिन्होंने पश्चिम को बहुत बेहतर तरीके से प्रभावित किया है। एक नाम आ रहा है दोस्तों, गोटे। नाम याद रखना इसको, गोटे भी बोल लीजिए, गेटे बोल लीजिए, जो आपको उचित लगे वो बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है बोलने में, है ना। देखिए प्रोनाउंसिएशन सबका अलग अलग भी हो सकता है, डोंट वरी, इसको लेकर ज्यादा मिसगाइड मत होइएगा आप लोग, है ना। तो गोटे या गोथे, जो भी आपको बोलना उचित लगे वो बोल सकते हैं आप लोग। गोते वोरो हिज प्रोलोग टू फर्स्ट फ्रॉम इंडियन ड्रामा। क्या कहा है कि गोटे साहब जो है इन्होंने जो है अपनी पुस्तक की रचना करने में जो भारत में जो ड्रामा अर्थात कि जो नाटक होते हैं ना, उनसे प्रेरणा ली थी। कहने का अर्थ यह है कि गोटे साहब ने जब अपनी एक रचना की अर्थात एक पुस्तक की रचना की, जब पुस्तक को रचा, उन्होंने लिखा, तो उस पुस्तक की रचना में भारतीय ड्रामा का उन्होंने सपोर्ट लिया, सहयोग लिया, अर्थात उससे प्रेरणा ली। फर्स्ट का मतलब ही होता है, इसका हिंदी ट्रांसलेशन होता है प्रेरणा, है ना। जब हम किसी से प्रेरणा लेते हैं तो गोटे साहब ही हैं वो जिन्होंने अपनी रचना करते वक्त इंडियन ड्रामा से इन्होंने प्रेरणा ली, ठीक है ना। इसको फैनर मतलब कि ऑथर होते, ऑथर जो पुस्तक को जो है ऑथोराइज करते हैं, या एक तरह से आप लेखक के रूप में भी इनको जान सकते हो। इसको फैनर हुज इन्फ्लुएंस ऑन लिटरेचर एंड साइकोलॉजी वाज ग्रेट ऑन इट टू बुद्धिज्म। तो जो ऑथर रहे हैं या जो लेखक रहे हैं ना, इनको बुद्धिज्म जो कल्चर था, जो साहित्य, बुद्धिज्म का जो साहित्य था ना, उसने बहुत ज्यादा प्रभावित किया था लेखकों को। उस समय लेखकों को बुद्धिज्म साहित्य, बौद्ध के जो साहित्य रहे हैं, बौद्ध धर्म के जो साहित्य रहे, उन्होंने इन लेखकों को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। इनमें जो है देखिए इमर्सन, थ्योरू और भी कई नए इंग्लैंड के जो राइटर्स थे, उन्होंने भारतीय मतलब इंडियन रिलीजियन लिटरेचर ट्रांसलेशन, भारतीय धार्मिक अनुवाद, भारतीय धर्म के जो ग्रंथ हैं उनका अनुवाद पढ़ा और उनसे अत्यधिक प्रभावित हुआ। कौन कौन थे इसमें नाम दोस्तों? इमर्सन, थ्योरू और भी न्यू इंग्लैंड के राइटर्स, न्यू राइटर्स ऑफ इंग्लैंड के और भी राइटर्स थे, जिनमें इमर्सन थे, थ्योरू थे और भी नए राइटर्स थे जिन्होंने भारत के धार्मिक ग्रंथों को पढ़ा, धार्मिक ग्रंथों को, उनके अनुवाद को पढ़ा, ठीक है। इन द फ्यूचर, भविष्य में, द वर्ल्ड विल हैव अ सिंगल कल्चर। कहा जा रहा है कि भविष्य में इस प्रकार का अगर इन्फ्लुएंस बना रहा, इस प्रकार का प्रभावशीलता अगर बनी रही, तो भविष्य में आगे चलकर के देखने को मिलेगा कि पूरे विश्व में जो है एक ही कल्चर होगा, एक ही कल्चर होगा। एज सच India's influence to the world is a very large. It will continue to give it contribution. भारतीय संस्कृति या कहें कि भारतीय सभ्यता जो है दिन ब दिन निरंतर रूप से संपूर्ण विश्व में फैलती ही जा रही है और फैलती ही रहेगी, मतलब अपना कंट्रीब्यूशन देती रहेगी। और भारतीय सभ्यता का जो कंटिन्यूटी जो चल रही है, निरंतरता जो रही है पिछले हजारों सालों से, वो आगे भी फ्यूचर में भी देखने को मिलेगी। क्लियर है? तो यहां पर कुल मिलाकर के दोस्तों ये यहां से आपकी पोइम जो है कंप्लीट हो जाती, ठीक है ना, पोइम आपकी कंप्लीट हो जाती है। अब यहां से आप लोग ये देख सकते हो इसकी कंप्लीट स्टोरी में भारतीय सभ्यता पर फोकस किया गया है और ये जो इंडियन कल्चर रहा है ना, इसने संपूर्ण विश्व को किस प्रकार से प्रभावित किया है, इस पर चर्चा की गई है। इसके साथ ही साथ में जो भारतीय विद्वान रहे हैं, उन भारतीय विद्वानों के विचारों ने किस प्रकार से पश्चिम अर्थात कि यूरोप को प्रभावित किया है।
या कि सिर्फ मध्य एशिया से लेकर चीन तक का ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसमें संस्कृत वर्ड का भी इस्तेमाल किया गया है ना। इंडियन कल्चर के साथ साथ संस्कृत वर्ड का भी इस्तेमाल हुआ है। चीन के साथ संबंधों पर भी बात की गई है। तो विभिन्न प्रकार के कुल मिलाकर के अगर हम समग्र रूप से देखें तो भारतीय सभ्यता जो रही है उस सभ्यता की महानता पर और उस महानता ने संपूर्ण विश्व को किस प्रकार से इन्फ्लुएंस किया है इस पर चर्चा की गई इस पूरी पोइम में, है ना। तो अब इन्हीं शब्दों से रिलेटेड ही अब कुछ जो है क्वेश्चन आंसर आपको देखने को मिलेंगे, उन पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ शब्दों पर हम डिस्कस कर ले जो कि हमें जो है आगे क्वेश्चन आंसर लगाने के लिए उसमें हेल्प करेंगे। और ये सभी जो वर्ड आप देख रहे हैं, कुछ वर्ड देख रहे हैं, ये सारे शब्द जो है ना दोस्तों, ये सब के सब आपकी इस पोइम से ही लिए गए हैं और इस पोइम से रिलेटेड ही है, जो आपको इनका हिंदी ट्रांसलेशन याद होना ही चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आप सटीक रूप से क्वेश्चन आंसर लगा पाए। देखिए, एक नॉर्मल से वर्ड है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता। पहला शब्द है सिविलाइजेशन, जिसका मतलब क्या होता है सभ्यता। काफी लंबे समय से पढ़ते भी आ रहे हैं और बेसिकली आपको याद भी है। लेकिन जब भी आप स्टडी में जब आप सभ्यता शब्द का इस्तेमाल करो ना तो थोड़ा सा मस्तिष्क में रखना कि कभी कभी उसको सिविलाइजेशन भी बोल दिया करे, कभी कभी सभ्यता के स्थान पर सिविलाइजेशन भी बोल दिया करे। लेकिन 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 जब आप किसी से बात कर रहे हो, एक सामान्य सी बातचीत ठीक है, उसमें सभ्यता के स्थान पर सिविलाइजेशन बोल सकते हो, बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे आपको ये वर्ड हमेशा के लिए रटा जाएंगे। लेकिन जब आप कभी शुद्ध हिंदी का प्रयोग कर रहे हो ना तो सिविलाइजेशन बोलने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप सभ्यता ही शब्द का ही प्रयोग करें। और ये इस प्रकार की शब्दावलियों का प्रयोग करके आप अपनी मातृभाषा को ही सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट है कंटिन्यूटी। इसका अर्थ होता है निरंतरता, है ना। जैसे कि इंडियन सिविलाइजेशन, है ना, कंटिन्यूटी। तो इंडियन सिविलाइजेशन के साथ में कंटिन्यूटी वर्ड जोड़ने का मतलब ही क्या हुआ कि भारतीय सभ्यता पिछले कई हजारों सालों से कंटिन्यू बनी हुई है, निरंतर रूप से बनी हुई है और आगे भी कंटिन्यू रहेगी, अपना कोऑर्डिनेशन देती रहेगी। क्लियर। रिटेन का अर्थ होता है धारण करना, किसी सभ्यता को एडॉप्ट कर लेना, धारण कर लेना अपने ऊपर। एशियंट मतलब प्राचीन, है ना, प्राचीन होता है। एशियंट का मतलब प्राचीन भी होता है, लेकिन यहां पर हमने धार्मिक ग्रंथों की बात की है, धार्मिक ग्रंथों की बात की है, प्राचीन धार्मिक ग्रंथ, ठीक है ना, प्राचीन धार्मिक ग्रंथों की बात की, इसलिए एशियंट लगा दिया वर्ड आगे। इन्फ्लुएंस्ड का मतलब होता है किसी पर प्रभाव जमा लेना। एम्पायर मतलब साम्राज्य होता है, वहीं डेसिमल अर्थात की दशमलव। राइस, चावल, कॉटन, रुई, स्पाइस, मसाले, रिलीजियन धर्म और कंट्रीब्यूशन मतलब कि अपना योगदान देना, सहयोग देना। क्लियर। इस प्रकार से ये 12 वर्ड हैं जो कि सिंपल वे में है और आप इनको आसानी से याद रख सकते हैं। आइए इसी के साथ में अब कुछ क्वेश्चन आंसर हम लगा लेते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे, जो कंप्लीटली सिर्फ और सिर्फ इसी स्टोरी से अर्थात किसी पोइम से पूछे जाएंगे आपसे। इसे क्वेश्चनों में प्रथम क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट क्वालिटी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। भारतीय सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, यह पूछा गया आपसे। 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। रिटेंशन ऑफ डिसकंटिन्यूटी, रिटेंशन ऑफ डिसकंटिन्यूटी, क्या डिसकंटिन्यूटी, या फिर रिटेंशन ऑफ कंटिन्यूटी है, या फिर रिटेंशन ऑफ कंफर्ट है, या फिर रिटेंशन ऑफ डिसकंफर्ट। राइट ऑप्शन क्या होगा मेरे दोस्तों, जल्दी से मुझे कमेंट करिए, जल्दी से लाइव चैट में कमेंट करना है, कमेंट बॉक्स में नहीं, लाइव चैट में कमेंट करना है और जल्दी से बताइए ऑप्शन ए, बी, सी या डी, कौन सा राइट ऑप्शन होगा, जल्दी से, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, रिटेंशन ऑफ कंटिन्यूटी। भारतीय सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह हजारों सालों से कंटिन्यू बनी हुई है, निरंतर रूप से बनी हुई है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन वे ऑफ लाइफ। इंडियन वे ऑफ लाइफ, भारतीय जीवन में या भारतीय जीवन परंपरा में कहें तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा है, सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है भारतीय जीवन में, जीवन शैली का सबसे इंपॉर्टेंट इसका गुण कौन सा है, गुण पूछा गया आपसे। तो इट्स काम एंड ग्रेसियसनेस, इट्स कलर, नेचर और डांस। इसका ऑप्शन मैं आपको यही बता दूं, इट्स काम एंड ग्रेसियसनेस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। इसकी परंपरा की सुंदरता होना मतलब कि अपने आप में एक शांत होना, है ना, अपने आप में इसकी जो नेचर है वो एकदम शांत प्रकृति का है और साथ ही साथ में सुंदर है, प्रत्येक व्यक्ति का के द्वारा एडॉप्टेड है। मतलब इसकी जो क्वालिटी है या कहें कि इसका जो नेचर है ना
वो नेचर एक ऐसा है कि जो प्रत्येक प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है, जैसा कि प्राचीन समय से संपूर्ण विश्व को ये इन्फ्लुएंस करते हुआ आया है। क्लियर। चलिए, शालीनता, ग्रेसियसनेस के लिए शालीनता वर्ड को का भी इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। शालीनता मतलब कि एक इंडियन वे की जो सबसे बड़ा गुण कहा जा सकता है, तो वो गुण यही है कि वो अपने नेचर के अकॉर्डिंग है ना, एकदम शांत स्वभाव का है, वो ग्रेसियस है, वो ग्रेसियस है मतलब कि शालीनता का जीवन जीना पसंद करता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड इंडियन कल्चर इन्फ्लुएंस बिगन इन सिलोन। कहा जा रहा है कि सिलोन में इंडियन कल्चर का प्रभाव कब पड़ा। सिलोन में कौन सी शताब्दी में पड़ा? 3rd सेंचुरी में पड़ा। बीसी की हम बात कर रहे हैं ना, बिफोर डिकेड, बीसी की। तो 3rd सेंचुरी में पड़ा, 4th में पड़ा, 5th में, या फिर 6th सेंचुरी में? 5th सेंचुरी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप नहीं बता पाते इसलिए मैंने पहले ही बता दिया इसका ऑप्शन। क्लियर है? राइट ऑप्शन इज सी, दैट इज व्हेन डिड इंडियन कल्चर इन्फ्लुएंस। ठीक है ना। तो सिलोन पर जो है भारतीय सभ्यता का प्रभाव कब पड़ा था? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वर द फर्स्ट इंडियन टू गो टू द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में जाने वाला पहला इंडियन है ना, पहले भारतीय कौन थे? पहला इंडियन नहीं, पहला भारतीय नहीं, पहले भारतीय कौन थे? कॉलोनिस्ट किसको बोलते हैं पता है ना आप लोगों को? कॉलोनिस्ट मतलब उपनिवेशवादी, है ना, उपनिवेशवादी। तो द कॉलोनिस्ट फ्रॉम नॉर्थन इंडिया के उत्तरी भारत के लोग थे, उत्तरी भारत के उपनिवेशवादी थे, या पूर्वी भारत के उपनिवेशवादी थे, या फिर दक्षिण भारत के उपनिवेशवादी, या फिर पश्चिम भारत के उपनिवेशवादी? कौन थे? साउथ ईस्ट एशिया के देशों में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, या कहें कि दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में? और आज दोस्तों एशिया का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? दक्षिण पूर्वी एशिया का ही है ना, जिसमें भारत भी शामिल है ना। तो एशिया का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है दक्षिण पूर्वी एशिया। और इस दक्षिण पूर्वी एशिया में कौन से कॉलोनिस्ट आए थे? तो दोस्तों पश्चिम के लोग आए थे, इंग्लैंड के। अरे हमारे ऊपर किसने राज किया था? पश्चिम के थे ना, अंग्रेज। ठीक है ना, इसलिए राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रेफर्ड, क्या है? व्हाट इज रेफर्ड टू बाय इंडियन हिस्टोरियंस, भारतीय इतिहासकार, ग्रेटर इंडिया। तो जो इतिहासकार रहे हैं उन्होंने किस चीज के लिए रेफर किया कि भारत जो है एक बृहद भारत है? किसके लिए रेफर किया था उन्होंने? साउथ ईस्ट एशिया को रेफर किया था, साउथ ईस्ट एशिया ना, दक्षिण पूर्वी एशिया के लिए, या नॉर्थ ईस्ट एशिया के लिए, उत्तरी पूर्वी, या फिर नॉर्थ वेस्ट, उत्तरी पश्चिमी, या फिर साउथ वेस्ट? ये इसका राइट ऑप्शन होगा आपका ए। क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। दक्षिण पूर्वी एशिया को ही इतिहासकारों ने जो है बृहद इंडिया कहा था, बृहद भारत कहा था। ग्रेटर इंडिया मतलब बृहद भारत, है ना। तो इंडियन जो हिस्टोरियंस थे, मतलब कि जो भारतीय इतिहासकार थे, उन्होंने दक्षिण पूर्वी एशिया को बृहद भारत का रूप दर्जा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज सैड टू हैव कनकर्ड साइलोन फर्स्ट। कनकर्ड साइलोन फर्स्ट मतलब कनकर्ड का मतलब होता है किसी पर विजय प्राप्त कर लेना। तो यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि साइलोन पर पहली बार विजय प्राप्त करने वाला कौन था? सिलोन को किसने पहली बार जीता था? सिलोन को पहली बार किसने जीता था? अजय, विजय, संजय या नवोदय? तो यहां पर विजय ने जो है पहली बार सिलोन को जीता था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए जिन क्वेश्चनों का आंसर मैंने आपको यहाँ स्टोरी में नहीं बताया, पोइम में नहीं बता पाया ना, जो पोइम में जो वर्ड शामिल नहीं थे उनको छोड़ करके, जो शामिल नहीं थे ना, उनका मैं खुद ही इसका आंसर बताते चल रहा हूं। लेकिन जो वर्ड आपको मैंने पोइम में डिस्कस करवाए हैं उनका आंसर मैं आप लोगों से भी पूछता हूं, आपको उसके लिए टाइम दे रहा हूं, डोंट वरी। और जिनका आंसर मैं खुद बता रहा हूं इसका मतलब समझ जाइए कि पोइम में वो वर्ड इंक्लूड नहीं थे। अगर आपने पोइम अच्छे से डिस्कस किए तो आप खुद भी जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द रियल कॉन्टैक्ट
ये आपकी पोइम से लिया गया है। व्हेन डिड द रियल कॉन्टैक्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना बिगन। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत और चीन के बीच में जो रियल कॉन्टैक्ट था, जो अच्छे संबंधों की जो शुरुआत थी, वो कब से मानी जाती, और ये मैंने पोइम में बताया था। 4 ऑप्शन दे रहा हूं, फट से आप आंसर दीजिएगा। 2000 ईयर एगो से, 2000 साल पहले से, 3000 साल पहले से, या फिर 100 साल पहले, या 4000 साल पहले से। जल्दी से राइट ऑप्शन बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से ए बी सी और डी। व्हाट इज राइट ऑप्शन ऑफ दैट क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। लाइव चैट में जवाब दिया करें आप लोग ना, राइट जी हाँ, ओके। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एस्पेक्ट ऑफ इंडियन कल्चर, व्हाट एस्पेक्ट ऑफ इंडियन कल्चर इन्फ्लुएंस्ड टू द फार ईस्ट मोस्ट सिग्निफिकेंटली। पूर्वी ईस्ट मोस्ट सिग्निफिकेंटली की अगर बात करें, देखिए तो क्या कहा जा रहा है कि व्हाट एस्पेक्ट ऑफ इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति या भारतीय सभ्यता ने, या भारतीय सभ्यता की किस बात ने ईस्ट को, पूरब को किस प्रकार से बहुत ज्यादा प्रभावित किया था, किस बात ने। क्या कहें कि ऐसे समझिए कि भारतीय संस्कृति के तो देखिए कई एस्पेक्ट रहे हैं, कई हिस्से रहे हैं, है ना। जैनिज्म रहा है, बुद्धिज्म रहा है, हिंदुइज्म रहा है, मुस्लिम भी रहा है। तो इनमें से कौन सी सभ्यता या कौन सी संस्कृति या किसके साहित्यों ने सबसे ज्यादा ईस्ट को प्रभावित किया। ईस्ट, ईस्ट की बात कर रहे हैं, पूर्व की बात कर रहे हैं हम लोग, पूर्वी देशों को, जिसमें चीन भी एज इंक्लूड है ना। तो ईस्ट के देशों को सबसे ज्यादा किस साहित्य ने प्रभावित किया था, जैनिज्म ने, या जैनों के साहित्य ने, जैन धर्म के साहित्य ने, बुद्ध धर्म के साहित्य ने, या फिर हिंदू धर्म के साहित्यों ने, या फिर इस्लाम धर्म के साहित्यों ने, बताइए। ईस्ट को, यहाँ वेस्ट की बात नहीं हो रही, याद रखिएगा। ईस्ट मतलब कि पूर्वी देशों की हम बात कर रहे हैं, तो पूर्वी देशों को भारतीय सभ्यता के कौन से साहित्यों ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया था, जैनिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म और इस्लामिज्म। पोइम का पार्ट है ये, पोइम में भी आपको बताया गया था, एक कंप्लीट एक लाइन थी। चलिए मैं बता देता हूं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, बुद्धिज्म, ठीक है ना। बौद्ध साहित्य ने जो है पूर्वी देशों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन सम प्रैक्टिकल ब्लेजिंग। प्रैक्टिकल ब्लेजिंग कुछ याद आ रहा है, डिस्कस किया था हमने पोइम में। तो मेंशन सम प्रैक्टिकल ब्लेजिंग, तो आपको कुछ प्रैक्टिकल ब्लेजिंग बतानी है जो भारत को प्राप्त है, जो भारत को मिली है, कनकर्ड ऑन द वर्ल्ड बाय इंडिया। कौन सी ब्लेजिंग है जो भारत को प्राप्त हुई है? शुगर केन, राइस, कॉटन, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है व्हीट, बेरले और कॉर्न। नेक्स्ट है टिम्बर, वुड, मेडिसिन, या फिर कोल, आयरन, चॉपर। बताइए, इसका राइट ऑप्शन भी ए ही होगा मेरे दोस्त। शुगर केन का प्रयोग कर लिया तो क्या आपको भूल गए? राइस कॉटन भूल गए क्या आप लोग? और गन्ने की खेती में तो भारत ही ना विश्व में 1 नंबर पे आता है यार, है ना। शुगर केन, गन्ने की खेती में, गन्ने के उत्पादन में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट सो दैट सम जेविश सेक्ट्स। जेविश सेक्ट्स का मतलब कौन कौन नहीं जानते? जेविश सेक्ट्स मतलब होता है यहूदी संप्रदाय। इसको बोलते हैं जेविश सेक्ट्स, यहूदी संप्रदाय को बोलते हैं, है ना। तो व्हाट सो दैट सम जेविश सेक्ट्स वर आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडिया। तो जो यहूदी संप्रदाय रहा है, ये किस तरह से भारत से प्रभावित हुआ है, किससे हुआ है? दे फॉलो मोनास्टिक प्रैक्टिस, या वर्शिप इन टेम्पल्स, या स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, है ना, या फिर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। इन सब में ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट होगा, मोनास्टिक प्रैक्टिस से। मोनास्टिक प्रैक्टिस से भारतीय संस्कृति की जो सभ्यता रही है, उस सभ्यता से जो है यहूदी संप्रदाय भी बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था। तो उसका मेन है क्या? मोनास्टिक प्रैक्टिस। क्लियर? इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच इंडियंस इन्फ्लुएंस्ड यूरोप एंड अमेरिका मोस्ट। मतलब ये कि यूरोप और अमेरिका को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला कौन सा इंडियन था?
क्वेश्चन क्या पूछा है, विच इंडियन, वो कौन सा इंडियन है जिसने यूरोप और अमेरिका को सबसे ज्यादा प्रभावित। चार ऑप्शन दिए गए हैं, परमानंद रामकृष्ण, माफ कीजिएगा परमहंस, परमहंस रामकृष्ण, या सिस्टर निवेदिता, या एस.सी. बोस, सुभाष चंद्र बोस, या जे.सी. बोस। बताइए कौन है सबसे बड़ी पर्सनालिटी जिसने यूरोप और अमेरिका को सबसे ज्यादा प्रभावित किया था। यहां पर राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, परमहंस रामकृष्ण परमहंस। कौन है, रामकृष्ण परमहंस। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच क्वालिटी ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का कौन सा गुण, उनकी कौन सी क्वालिटी इन्फ्लुएंस द वेस्ट मोस्ट। महात्मा गांधी के किस गुण ने पश्चिम को सबसे ज्यादा प्रभावित किया था। महात्मा गांधी की ऐसी कौन सी क्वालिटी थी जिसने संपूर्ण पश्चिम को प्रभावित किया था। पॉलिसी ऑफ एग्रेशन, आक्रामकता की नीति, एग्रेशन मतलब आक्रामकता होती है, आक्रमण करने की नीति ने, या पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस की, अहिंसा की नीति ने, या पॉलिसी ऑफ कोऑर्डिनेशन मतलब समन्वय की, या फिर पॉलिसी ऑफ कंट्रोल नियंत्रण की नीति। कौन सी नीति थी उनकी, महात्मा गांधी की, जिसने प्रभावित किया था संपूर्ण विश्व को, सिर्फ पश्चिम नहीं बल्कि पूरा विश्व उससे प्रभावित था। कौन सी क्वालिटी थी महात्मा गांधी की, नॉन वायलेंस की। कौन सी, नॉन वायलेंस की, जिसको बोलते हैं अहिंसा। क्या, अहिंसा। क्लियर है, इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। एनी डाउट, नहीं होना चाहिए यार, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट वे वाज द गोटे, गोथे या गोटे कुछ भी बोल दीजिए, घोटिया घोटिया जो भी आपको उचित लगे वैसा बोल सकते हो आप लोग। मैंने पोइम में कुछ याद आ रहा है, पोइम में आपको बोला था जो आपको बोलना बोलिए, गोथे बोलिए, गोटे बोलिए, जो आपको उचित लगे बोलिए, चलेगा सब कुछ, है ना। इन व्हाट वे वाज गोटे इंडेप्टेड टू इंडिया। इंडेप्ट का मतलब क्या होता है, ऋणी, ऋणी होना। इंडेप्ट होना मतलब कि ऋणी, है ना। इंडेप्टेड टू इंडिया एक वर्ड बन चुका, इंडेप्टेड टू इंडिया भारत का ऋणी। तो गोटे जो है या गोथे साहब भारत के ऋणी क्यों माने जाते हैं, किस को लेकर के माने जाते हैं, कि उन्होंने जो है हैमलेट लिया था इंट्रोडक्शन में, या फीस्ट लिया था इंट्रोडक्शन में, या फास्ट लिया था इंट्रोडक्शन में, या फिर उन्होंने फ्लाइट ली थी इंट्रोडक्शन में। मतलब कि जो उन्होंने रचना की थी अपनी किताब की, उस रचना के इंट्रोडक्शन में इनमें चारों में से क्या लिया था, हैमलेट, फीस्ट, फास्ट या फ्लाइट। और फास्ट का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, क्या बताया था, भूल गए, है ना। उन्होंने क्या ली थी भारत से, भारतीय जो ड्रामा मतलब कि भारत में जो नाटक थे उन नाटकों से उन्होंने प्रेरणा ली थी अपनी किताब की रचना करने में। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच अमेरिकन राइटर्स, कौन से अमेरिकन राइटर हैं वर इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडियन थॉट। कौन से अमेरिकन राइटर थे जो इंडियन विचारों से, भारतीय विचारों से प्रभावित थे। अमेरिकन राइटर, अमेरिकन लेखक कौन कौन थे, इमर्सन, थ्रो, या वर्जिन्स वोल्फ, नेक्स्ट है टी.एस. एलियट, या एन.ए. पोर्टर। बताइए, पढ़ा आपने, पोइम में मैंने डिस्कस भी करवाया आप लोगों को। राइट ऑप्शन जल्दी बताइए इसका क्या होगा। कौन से अमेरिकन लेखक थे जो इंडियन विचारों से, भारतीय विचारों से प्रभावित थे, इमर्सन, थ्योरू, या वर्जिन्स वोल्फ, या एलियट, या पोर्टर। राइट ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, ए करेक्ट हो जाएगा। इमर्सन और थ्योरू मैंने आपको बताया भी था, पोइम में समझा था। इमर्सन, थ्योरू और इंग्लैंड के और भी कुछ राइटर थे, लेकिन यहां पर अमेरिकन बोला गया है ना, तो ये अमेरिका के थे, इमर्सन और थ्योरू, ये दोनों जो है अमेरिका के थे। बाकी न्यू इंग्लैंड, न्यू राइटर्स ऑफ इंग्लैंड वो अलग थे, वो भी प्रभावित थे। क्लियर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड कल्चर, व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड कल्चर, पूरी दुनिया की सभ्यता, पूरी दुनिया की संस्कृति, वी में एक्सपेक्ट, हम किसको एक्सपेक्ट करते हैं, इमर्ज इन फ्यूचर, भविष्य में पूरी दुनिया की सभ्यता के बारे में हम क्या सोचते हैं, किस प्रकार की संस्कृति होगी, किस प्रकार की सभ्यता होगी। सिंगल कल्चर होगा पूरी दुनिया में,
या फिर डबल कल्चर होगा, या कई सारे कल्चर, मैनी कल्चर्स होंगे, या फिर कोई कल्चर ही नहीं होगा, कोई संस्कृति ही नहीं होगी? बताइए कैसा एस्पेक्ट करते हैं? एज अ पोइम पूछ रहा हूं मैं, एज अ पोइम, जैसा हमने पोइम में डिस्कस किया था। बताने की ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। इसका राइट ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सिंगल कल्चर की हमने डिस्कस किया था पोइम के अंदर, है ना। हमने देखा था कि पोइम में हमने एट लास्ट में देखा था पोइम के कि पूरे वर्ल्ड में एक ही कल्चर देखने को मिलेगा आगे चल करके, है ना। इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। यहां तक कोई समस्या दोस्तों? क्लियर हो पाया आपका ये कंटेंट भी, है ना। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, नेक्स्ट जो सेशन होगा, उसमें हम बात करेंगे पर्पस टू द महाभारत, पर्पस टू महाभारत। और ये इस फर्स्ट यूनिट का लास्ट चैप्टर होने जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक लास्ट टॉपिक होगा फर्स्ट यूनिट का। उसके बाद में हम कॉम्प्रहेंशन पर डिस्कस करेंगे, अनसीन पैसेजेस पे देखेंगे, कुछ ग्रामर वगैरह। तो ये सब कंटिन्यू अब हो जाएगा, हमारे इंग्लिश के छोटे छोटे पार्ट अब स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर है? तो यहां तक कोई समस्या नहीं, क्योंकि देखिए इस यूनिट से काफी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा, बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं इस यूनिट से, है ना। इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा विस्तार से आपको इसीलिए डिटेल में क्लासेस यहाँ प्रोवाइड की। नेक्स्ट जो आगे जो सेशन होंगे उसमें जैसी प्रकृति टॉपिक की होगी, मेरे देखिए प्री प्लान कुछ भी नहीं होता है। मैं कोई प्री प्लान नहीं करता हूँ। इंग्लिश पढ़ाने जा रहा हूँ तो इंग्लिश के लिए पहले से कुछ तैयारी करूँ, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि इंग्लिश को हम किस फॉर्मेट में पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा टॉपिक होता है, जिस टॉपिक की जैसी प्रकृति होती है, मैं उसी प्रकृति में उसको उठा करके ले आता हूं। आपने इसमें भी देखा होगा, है ना, जब हमने द नेशनल एजुकेशन वाला कंटेंट पढ़ा था, जो कि महात्मा गांधी के विचार थे, उसको पढ़ने की हमारी थ्योरी कुछ अलग थी, जो तरीका था वो अलग था। उसके अलावा जो दूसरी पोइम पढ़ी हमने, उसका तरीका अलग था। प्रत्येक क्लास में कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिल ही जाते हैं आप लोगों को। तो अब अनसीन पैसेज में जरूरी नहीं है कि इसी फॉर्मेट में होगी, वो हम उस टॉपिक को देखेंगे किस फॉर्मेट में मैं उसको आपके सामने लेकर आऊं, ताकि आप उसको कंप्लीटली समझ पाए ना। क्योंकि फॉलो या किसी को मतलब नहीं निकलता ना कि पूरा एक फॉर्मेट, और अगर उस फॉर्मेट में अगर आपको समझ ही नहीं आया तो फिर उसका अर्थ क्या निकला उसको लाने का, है ना। हमारी मेहनत ही व्यर्थ हो जाएगी। इसके लिए जरूरी क्या है कि उसे कोई सा भी टॉपिक हो, चाहे वो उस टॉपिक को उसी के नेचर में लेकर के आएंगे, ताकि वो आपको आसानी से समझ आ सके। अनसीन पैसेज होने दो ना, देखते हैं क्या प्रकृति है उसकी, उसी के तरीके से लेकर आएंगे। मैं उसी प्रकार से आपके सामने प्रेजेंट कर दूंगा। वो जैसे बताऊंगा उसको ऐसे पढ़िए, आसानी से समझ आएगा आप लोगों को, वो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चाहे वो कोई सा भी कंटेंट आपको दे दे एग्जाम में, आप आराम से उसका आंसर निकाल पाओगे, आराम से कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले सेशन में, नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। और हाँ, मैं बता दूं यार दोस्तों कि 8 बजे वाला सेशन शायद आज और नहीं होगा, आई थिंक आज और नहीं होगा। मेरा थोड़ी सी स्वास्थ्य की गड़बड़ है, तो इस कारण से 9 बजे में पक्का मिलूंगा आप लोगों को। आइडिया ऑफ भारत वाले सेशन में 100% मिलने वाला हूँ 9 बजे तो। लेकिन अभी 8 बजे मिलना थोड़ा मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि थोड़े स्वास्थ्य ज़्यादा बेहतर नहीं है मेरा, है ना। तो 8 बजे सिर्फ आज का सेशन आज और बंद रहेगी 8 बजे, जो इसमें हम पॉलिटिकल थ्योरी पर बात कर रहे हैं। कल से हम पूरी तरह से कंटिन्यू करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए मिलेंगे अगले सेशन में दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।